नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हम। एक बड़ा खुलासा, और ये जो लफड़ा है 240 40 100, ये जो तमाम समीकरण मिलके बना रहे हैं, एक बड़े खुलासे की बुनियाद रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बड़ा खुलासा, ये सबके लिए चौंकाने वाला खुलासा है, इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा। और जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि इसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां मुंह दिखा पाएंगे। और सवाल ये भी उठ रहा है कि अब इस देश की राजनीति में सिर्फ एक नेता मुझे आज की तारीख में नजर आते हैं, राहुल गांधी, जो पिछले 12 सालों से एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अडानी का मसला पकड़ा, उन्होंने इस देश की राजनीति के मौलिक स्वरूप का मसला पकड़ा, और अब वोट चोरी और चुनाव आयोग की धांधली का मसला लगातार इस मामले को उठाते जा रहे हैं। कभी अखिलेश साथ छोड़ देते हैं, कभी तेजस्वी साथ छोड़ देते हैं, कभी ममता साथ छोड़ देती है, कभी शरद पवार साथ छोड़ देते हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेले अड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं। और आज तो उन्होंने जो खुलासा कर दिया, उस खुलासे के बाद तो कम से कम इस देश के मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। मोदी साहब भौचक्के रह गए हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अब सोचकर एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, एक बड़ी स्टोरी। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। अपने दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा, अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। जी शिव जी। दरअसल इस देश को हो क्या गया है। मुझे वो अनिल कपूर का एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलने वाला वीडियो याद आता है, जब वो हाथ जोड़ के कहता है अनिल कपूर से, सर इस देश को चला दीजिए, ये मेरी तरह लंगड़ा हो गया है। उस व्यक्ति की व्यथा तो सबने समझी होगी कि वो जमीन पर घिसटता हुआ रगड़ता हुआ अनिल कपूर तक पहुंचता है और किस कातर भाव से कहता है कि इस लंगड़े देश को चला दीजिए। अपने लिए नहीं कहता कि मुझे ठीक करके चला दीजिए, वो कह रहा है इस देश को चला दीजिए। और राहुल गांधी ये तथ्य लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस देश में मौजूद वो सर्जन वोटरों की तो सर्जरी कर देते हैं, चुनाव आयोग की तो सर्जरी कर देते हैं, इस देश की सर्जरी करने को कतई राजी नहीं है, ताकि देश रूटीन में चल सके। वरना फिर आपको यह सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्वेस्टर समिति बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर देश की सर्जरी कर दी। कितनी चीन ने बुलाई इन्वेस्टर समिति, हमारे भारत से बुरी हालत हुआ करती थी, लेकिन क्या इस पर चर्चा कोई करता है? यहां तो चर्चा हिंदू मुसलमान पर होती है, यहां 80-20 की लड़ाई होती है। और यही सब तथ्य खोलकर राहुल गांधी ने आज रख दिए हैं। बड़ी आज के जो पोस्ट है उनकी, उस पोस्ट में इतने तथ्य छुपे हुए हैं कि हर छठा सांसद चोरी का है। यानी 240 सांसदों में हर छठा सांसद होगा तो बता दीजिए। अभी संतोष जी पूरा गुड़ा भाग बताएंगे। वो कह रहे हैं असली तो इतने कम है, जिन्हें सुनकर सरकार खुद शर्मा के गिर जाएगी। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, कितने हो सकते हैं? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारा आपका आंकड़ा मिले। वो कहते हैं, उन्होंने कहा वोट चोरी हो रही है, सहयोगी दलों ने मजाक बना लिया। अब ममता बनर्जी कह रही है मेरी 100 सीट छीन ली। यही तो उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था, ये चुनाव नहीं है, चोरी का चुनाव है। और शायद उस दिन संतोष जी पूरा विपक्ष एक मत होकर एक मंच पर खड़ा हुआ होता तो कुछ न कुछ हुआ होता। तितर बितर विपक्ष की कोई आवाज नहीं सुनता। अभी जब बंगाल चुनाव हुआ तो टीएमसी के साथ क्यों नहीं गए विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग कि भैया इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों वो अकेले उनके 10 सांसद जाते थे, अंदर से वीडियो बना के लाते थे? यही तो भाजपा ने बुना लिया। अब वीडियो, ट्विटर और फेसबुक से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आज मानो, कल मानो, परसों मानो, 1 साल बाद मानो, 6 साल बाद मानो, चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाएगा। और जमीन पर लड़ने की अभी इंडिया गठबंधन में किसी में क्षमता नहीं दिख रही है। चाहे वो खुद राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर कोई और, किसी में क्षमता नहीं है। किसी के पास संगठन नहीं है। अभी संगठन है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास है। और जितने ज्यादा दिन सत्ता से दूर रह लोगे, आपका बचा खुचा भी संगठन नहीं बचेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत हुई। ये अलग बात है कि आपके 6 सांसद इस बार चुन गए। संतोष जी बात करूंगा तो बहुत लंबी चली जाएगी। मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को इंतजार ज्यादा मत कराइए, क्या है मैं ये ज्यादा
नहीं, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपने चीन के इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया तो मुझे लगा कि कुछ बातें बतानी चाहिए और व्यक्तिगत है। ये मेरे हाथ में ओप्पो का फोन है शिव जी, और ये जी। ओप्पो के फोन के नीचे, ये ओप्पो का फोन है, इस ओप्पो के फोन के नीचे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। लेकिन ये मेड इन इंडिया टाइप का मामला नहीं है, इसके सारे कल पुर्जे जो है वो चीन से आते हैं, असेंबल हमारे यहाँ किया जाता है। अब उसमें आप देख लीजिए कि क्या बोलेंगे मेड इन इंडिया। और ये चीन की कंपनी का दुस्साहस देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो सरेंडर कर ही चुके हैं। ये ओप्पो कंपनी ने अपना प्रीमियम फोन रेनो 15C लॉन्च किया है शिव जी। प्रीमियम फोन लॉन्च किया है, प्रीमियम फोन 35,000 का, बढ़िया कैमरा और सब कुछ। इसको खरीद के हम लाए, पता लगा इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसके कैमरे में खराबी है। कंपनी को पता लग गया कैमरे में खराबी है, उन्होंने दूसरा मोबाइल बदल के दिया। ये फिर मैंने चेक किया, फिर इसका कैमरे में खराबी है। यानी पूरा का पूरा ये ओप्पो का फोन खराब है। कायदे से अभी एप्पल की एक खबर आई है शिव जी, वरिष्ठ पत्रकार रहे एनडीटीवी में उमा शंकर सिंह, उन्होंने पोस्ट किया कि एप्पल पे जो जुर्माना लगाया गया है, एप्पल उस जुर्माने को स्वीकार करने को तैयार है। ओप्पो ने जो ये घटिया मोबाइल बिना किसी टेस्टिंग के, अब भाई लॉन्च होने के बाद अब अपडेट और पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हो, फिर भी आपका मामला ठीक नहीं होता। इसका मतलब ओप्पो का ये मोबाइल गड़बड़ है, इसकी टेस्टिंग नहीं की गई है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और बिना किसी टेस्टिंग के इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। ओप्पो अपनी गलती मान रहा है, लेकिन इस पूरे सेट को, मैं शिव जी कहता हूं ये मेरा नहीं है, ये धोखा मैंने खाया है, मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया है। लेकिन इस कायदे से ओप्पो को इस पूरे मोबाइल को, ये रेनो 15C को मार्केट से वापस देना चाहिए। लेकिन ये फोन बिक रहा है, और जिस क्रोमा स्टोर कनॉट प्लेस से मैं खरीद के लाया हूं, वो क्रोमा स्टोर वाला भी इस ओप्पो का फोन बेच रहा है। तो दर्शकों से कहूंगा संभल के रहिएगा, ओप्पो का फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइएगा, क्रोमा स्टोर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। मैं तो भुगत रहा हूं, कम से कम आप ना भुगते, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया। ये हुई कंपनी की चोरी, ये हुई कंपनी की बदमाशी। देश में भी इसी तरह की बदमाशी चल रही है, देश में भी इसी तरह की चोरी चल रही है। और मैं कहूंगा कि आप जरा वो राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उसने बिल्कुल झंझना कर रख दिया है तमाम चीजों को। ये आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का ये पोस्ट है, और इसकी एक एक लाइन, मैं कहूंगा एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहे? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकारी घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। मोटे तौर पर बता दूं, वो कह रहे हैं कि 240 में से हर छठा सांसद, यानी 40 सांसद वोट चोरी से जीते हैं। और आज अगर चुनाव हो जाए तो ये 140 के आसपास भी नहीं जीतेंगे, यानी 240 में से 100 घटा दीजिए तो बचे कितने? 140। और ये 100 सीटों की ही चोरी का आरोप जो है वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगा रहे हैं। अब ये बीमारी के पास तक पहुंच गया, बीमारी समझ में आ गई। तमाम कांग्रेस के और तमाम विपक्षी नेता जब कहते थे कि वोट चोरी वोट चोरी, मैं कहता हूं वोट चोरी उस तरह से नहीं होती। क्यों नहीं केरल में कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि वहां 30-35% के लगभग वो पहुंची नहीं है शिव। जहां भी दो मेन गुटों का, दो मेन पार्टियों का, दो मुख्य गठबंधनों का मुकाबला होता है, वहां अगर बीजेपी 30-35% के लगभग है तो फिर वो 10% जंप करके 45% तक पहुंचने के लिए तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। जैसा कि उसने बिहार में किया, जैसा कि उसने महाराष्ट्र में किया, जैसा कि उसने पश्चिम बंगाल में। लेकिन जहां 10-15% के लगभग होगी, वहां वो नहीं कर सकती, वो चीजें वो नहीं कर पाती है। अब ये राहुल गांधी समझ गए हैं कि भैया हर छठा सांसद, यानी 240 में से 40 सांसद चोरी के। अब आपको ये पकड़ना होगा कि कहां ये चोरी की जाती है, कहां ये चोरी होती है। हरियाणा में क्या पूरी सीटों पे चोरी हुई? महाराष्ट्र में क्या पूरी सीटों पर चोरी नहीं हुई? मोटे तौर पर ये तमाम राजनीतिक दलों को पता होता है, भाजपा को भी पता होता है, ये जो पन्ना प्रमुख और ये तमाम चीजें लगते हैं कि भैया इतनी सीटें तो हम जीत रहे हैं, इतनी सीटें हम जीत सकते हैं, और इतनी सीटें हम कतई नहीं जीत सकते। तो जो हम जीत सकते हैं और जो कतई नहीं जीत सकते, उनमें से कुछ सीटें छांटी जाती है कि यहां पर अगर हम इतने वोट काट दें और इतने नए वोट जोड़ दें अलग अलग राज्यों से लाके, तो हम जीत सकते हैं। राहुल गांधी ने इसी मॉडल का खुलासा किया था जब कर्नाटक का उन्होंने खुलासा किया था कि वोट कैसे काटे जाते हैं, वोट कैसे जोड़े जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी देख लीजिए, 27 लाख वोट आपने वैसे काट दिए, और 6 लाख के आसपास आपने फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके नए वोटर जोड़ दिए। अब वो नए वोटर 18 साल वाले हैं कि 50 साल वाले हैं,
ये चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है, और हार जीत का अंतर 32 लाख का। ये मोटे तौर पर एक आंकड़ा बता रहा हूं। और फिर इसमें एक चीज और भी जोड़ लीजिए, 4-5% के लगभग, चूंकि चुनाव मैंने कवर किया है, 4-5% के लगभग वोटर वो होते हैं जो बूथ तक जाने तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वोट किसको देना है। वो जाते हैं, वोट देते हैं, मन में होता है कि कोई नहीं मिलेगा तो नोटा पे दबा देंगे, लेकिन उनको प्रभावित कैसे किया जाता है, ये मीडिया दिखाती है, मोदी मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, तो उनको लगता है कि ये सब जीत ही रहे हैं तो दे दो हम भी वोट। ये खेल राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और उनको समझ में आ गया है, और लोकसभा चुनाव के समय भी ये बात हुई। आप देखिए बीजेपी मैनेज कैसे करती है, बीजेपी तोड़ती कैसे है। आज तक ये समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के कंधे पर बंदूक रख के नीतीश कुमार को विपक्षी इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से क्यों रोका। जबकि आरटीआई एक्टिविस्ट जब अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे तो उनको एक बड़ा काम बिहार सरकार ने दिया था, नीतीश कुमार ने दिया था। पता नहीं क्या खुंदक थी उनको नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार ने तो रोजगार दे दिया था उनको। शायद उनको डर लगा कि भाई नीतीश कुमार उनको अच्छे से पहचानते हैं। अब देश की राजनीति में दो लोग अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पहचानते हैं, एक सोनिया गांधी, क्योंकि उन्होंने जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया था उसमें जो अरुणा राय हुआ करती थी, उनके करीबी अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल आंदोलन की तरफ गए इसलिए लोग कहते हैं कि उनको एनएसी का मेंबर नहीं बनाया। अगर एनएसी का मेंबर बना देते, गाड़ी वाड़ी मिल जाती, थोड़ी सी सुख सुविधा मिल जाती, तो शायद हो सकता है वो ना जाते हैं आंदोलन की तरफ। लेकिन उन्होंने बंटाधार 2024 के लोकसभा चुनाव का कर दिया। क्यों? अरविंद केजरीवाल ने वो गठबंधन नहीं बनाया था, ममता बनर्जी ने वो गठबंधन नहीं बनाया था। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को लेकर बिहार देश के एक एक राज्य में गए, वहां के विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, वहां गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाया। कई लोग माने, कई लोग नहीं माने, जैसे नवीन पटनायक नहीं माने थे, लेकिन तमाम लोग जुटे। तो मेहनत नीतीश कुमार की थी, संयोजक किसको बनना चाहिए था? आपने अड़ंगा लगा दिया, नीतीश कुमार चले गए एनडीए में, और नतीजों ने दिखा दिया कि अगर नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन में होते तो क्या बीजेपी 240 जीत पाती? बिहार पूरी तरह से विपक्षी गठबंधन के साथ होता तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार। उसके बाद जिन नवीन पटनायक को लगता था कि उनके साथ खेला नहीं हो सकता, वो भी बाद में चुनाव आयोग पहुंचे कि 70-80 और ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम फुल चार्ज कैसे दिखा रहा है, 80%, 90% चार्ज कैसे है। और ये तमाम लोग, मैं खुद मान के चल रहा था कि 230 के आसपास बीजेपी आएगी, मैं खुल के मैंने कहा था। लेकिन वो जो उड़ीसा में जो चमत्कार दिखा दिया, उस चमत्कार की कलई भी खुलती हुई नजर आ रही। और उसके बाद ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से 35%, 30% वोट को 45% ले जाती है, और उसमें तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी को अब ये बीमारी कम से कम समझ में आ गई है। अब आपने बात तो ठीक की कि राहुल गांधी के समझ में बीमारी आ गई, लेकिन आम जनमानस इस बीमारी से कब समझेगा? भैया, सरकार आपकी बनती है, आपके विकास के लिए बनती है, आपके सिस्टम को लेकर बनती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए बनती है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा 2025 में जब अगस्त के महीने में हाइड्रोजन बम लाए, फिर बताया गया एक बड़ा बम आएगा, और उसके बाद जब पीसी हो गई तो आपको याद होगा कि इतवार के दिन यानी रविवार के दिन पहली बार चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, और ज्ञानेश कुमार जी ने बाहें फेंकी, इधर उधर बताई और कहा कि मैं राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा। संतोष जी, याद है कोई मुकदमा लिखा गया राहुल गांधी के खिलाफ? हो तो भैया बता दीजिए जरूर दर्शकों को। उन्होंने कहा कि अगर 8 दिन के अंदर एफिडेविट नहीं दिए, उन्होंने 8 दिन क्या, आज तो शायद उस बात को लगभग 8-9 महीने हो गए, 8 दिन की जगह 8 महीने हो गए, उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर पूरा देश सवाल उठा रहा है, पूरे देश के आम वोटर सवाल उठा रहे हैं, और हम हैं कि खामोश हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बोलते ही नहीं, हम बताते ही नहीं, हम लगातार बोलते चले जा रहे हैं, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। आखिर क्यों? भैया, जब गलतियां हम कर रहे हैं और आपको मालूम है आप सही हो, तो आप तो संवैधानिक संस्था हो, लिखा हो पुलिस के खिलाफ अभी कोई बयान दे दो, 2 मिनट में एफआईआर हो जाएगी। तो चुनाव आयोग भी तो संवैधानिक संस्था है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि तुम चोरी कर रहे हो, ममता बनर्जी कह रही हैं चुनाव आयोग ने 100 सीटें चुरा ली, कराओ एफआईआर चोरी की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे तो पहले ही चुराई जा चुकी हैं। भैया सोचिए, विचार कीजिए। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन,
जब हार जाते हैं तो अभी 15-20 दिन हमको लगेगा इंडिया गठबंधन की दुहाई रहेगी, फिर सब कहेंगे मैं क्यों किसी की मान जाऊं। फिर अखिलेश यादव कहेंगे राहुल गांधी का है क्या वोट वजूद, मैं क्यों दे दूं इतनी सीटें। और बीजेपी तब तक अपना जमीन पर प्रचार कर रही होगी। आपको मालूम है कि कल जो 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें कहा अगला नंबर यूपी का है। तो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने कार्यालय में। जमीन पर कब आओ। राहुल गांधी से भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सड़क पर उतरकर सरकार बना सकते हैं, तो भूपिंदर हुड्डा या उनके बेटे दीपिंदर हुड्डा सड़क पर क्यों नहीं उतरे। वो किस अहंकार में थे कि हमारी सरकार बन गई। और गौरव गोगोई को जब सरकार असम में बनानी थी तो जमीन पर क्यों नहीं गए। और बंगाल में कांग्रेस को चुनाव लड़ना था तो जमीन पर कितना संगठन बनाया। और अभी 5 राज्यों में चुनाव है तो कौन कौन से राज्य में आपने संगठन की तैयारी कर ली है। जनता की भी नब्ज पकड़नी पड़ेगी। आप पर जो बीजेपी ने एक आरोप लगा दिया, पूरा विपक्ष मुस्लिम परस्त पार्टी है, इस मुस्लिम परस्त पार्टी से निकलकर सेकुलर दल कब बनोगे भैया। 80% हिंदू में से वो 42-43% वोट ले लेते हैं, 4-5% का अपना इधर उधर माइलेज कर लेते हैं। और आप 55% वोट लेकर भी, पूरा विपक्ष संयुक्त विपक्ष 55% वोट लेकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा है। और मैं बड़ी खुली बात कह रहा हूं ये आपसे, इसमें कोई छुपे हुए आंकड़े और तथ्य नहीं है। आपको याद होगा 89 में कांग्रेस की 414 सीटों की सरकार, अरुण नेहरू, बीपी सिंह, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, अजीत सिंह, सब ने मिलकर धराशायी कर दी थी। उसमें एनटी रामाराव, करुणानिधि, आपके नवीन पटनायक, अकाली प्रमुख बादल साहब, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से देवीलाल, राजस्थान से बीजेपी के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मधुलिमाए, कितने नाम थे, शरद यादव, शरद पवार, सब खिलाफ में थे। राहुल गांधी के शिवजी वर्किंग स्टाइल का सिर्फ 3 उदाहरण दूंगा मैं। राहुल गांधी बीमारी तो पकड़ लेते हैं, लेकिन सर्जरी करनी पड़ेगी उस सर्जरी तक हिम्मत नहीं कर पाते। आपने तेलंगाना का जिक्र किया, मुझे याद है तेलंगाना में प्रभारी हुआ करते थे उनके जो नेता थे, उन प्रभारी को हटाकर नया प्रभारी बनाना था। तो उन्होंने मानिकराव ठाकरे को बुलाया, महाराष्ट्र के नेता थे। राहुल गांधी ने पूछा कुछ हो सकता है क्या वहां, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करके देखता हूं। ऐसा नहीं था कि हम बना देंगे, ये कर देंगे। दिक्कत ये होती है नेताओं को वो अच्छे लगते हैं, अरे सर आपकी 2 रैली करवा दूंगा, बिल्कुल सरकार बन जाएगी, छप्पर फाड़ के मतदाता आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं तेलंगाना, कोशिश करके देखता हूं। राहुल गांधी ने मानिकराव ठाकरे को तेलंगाना का प्रभारी बनाया। वो तेलंगाना गए, वो तमाम जो नाराज नेता थे उनको जोड़ा उन्होंने। बीआरएस के खिलाफ जो गुस्सा था उस गुस्से को उन्होंने किया। ये तमाम चीजें वो करते रहे। फाइनली चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, और उन्होंने, जिस व्यक्ति ने, केसीआर ने इतनी ज्यादा योजनाएं दे रखी थी रेवड़िया, अरविंद केजरीवाल क्या देंगे उसे कई गुना ज्यादा दे रखा था, लेकिन फिर भी उनको हरा के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद पता है राहुल गांधी ने क्या किया शिव जी? मानिकराव ठाकरे साहब से तेलंगाना छीन के गोवा भेज दिया गया। अब 2 और एग्जाम्पल। इसी तरह से एक जमाने में जब वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने सचिन को बुलाया और अपने स्टाइल में कहा कि राजस्थान में कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कोशिश करके देखता हूं। उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के भेज दिया, वो सत्ता में लेकर आए, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो अशोक गहलोत जाके मुख्यमंत्री बन गए। जबकि अशोक गहलोत उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव थे, भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन वो जाकर मुख्यमंत्री बन गए। तीसरा उदाहरण, उनके घर में सबसे ज्यादा बिना किसी अपॉइंटमेंट के एंट्री होती थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की होती। 2018 में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर सरकार बनी। बड़े दावेदार थे, ठीक है आपने उनको नहीं किया क्योंकि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एकजुट हो गए थे, तो आपने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत अच्छा किया। दोनों की तस्वीरें एक साथ आपने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके बाद ये दोनों बुजुर्ग नेताओं की जोड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपमानित करती रही, उनको राज्यसभा भी नहीं जाने दिया। उस समय राहुल गांधी ने क्या किया?
भाई जो नेता अपने आदमी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भाई तमाम भाजपाइयों की नाराजगी के बावजूद भी अमित शाह ने हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था ना। संघ भी नाराज था कि कांग्रेस से आने वाले व्यक्ति को आप कैसे बना सकते हो, बनाया था ना उन्होंने। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से बिहार में भाजपा का जो पूरा वर्ग है वो नाराज है, आरएसएस भी नाराज है, लेकिन अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बनवाया ना मुख्यमंत्री। और अभी वो तमाम भाजपाइयों की नाराजगी के बावजूद शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। कोई विरोध ना करे इसलिए पर्यवेक्षक बन के वो खुद जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कहां पर्यवेक्षक बन के अमित शाह गए थे? पश्चिम बंगाल जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां बवाल हो सकता है विधायक के बैठे। अमित शाह खुद रहेंगे तो वो नहीं थमेगा जब तक आप अपने साथियों को उनकी परफॉर्मेंस का इनाम नहीं दोगे। और फिर एक बात मैं साफ कहता हूं, कोई कहता नहीं कुर्सी का लालच नहीं करना चाहिए, तो राजनीति में आएगा क्यों? कोई राजनीति में आकर के झाल बजाने के लिए तो नहीं आते ना। जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, सांसद विधायक मंत्री बनने के लिए आते हैं। आप उसको लालच कह लीजिए, जो कह लीजिए, आपको डिलीवर करना पड़ेगा और डिलीवर करने वाले लोगों के कंधों पर अपना हाथ मजबूती से रखना पड़ेगा। अब प्रियंका गांधी ने यूपी में डिलीवर नहीं किया, आपने असम कैसे दे दिया उनको? क्या सोचकर आपने उनको असम दिया? ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और एक चीज और भी है, आपको उस मुगालते से बाहर निकलना होगा कि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वेसर्वा है। 2002 का गोधरा दंगा, देश का माहौल अलग तरह का बन गया था। कुछ ही सांसदों के नेता हुआ करते थे, रामविलास पासवान, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया। कोई बहुत बड़ा उनका वो नहीं था, संगठन नहीं था। लेकिन सोनिया गांधी ने वो मौका कैच किया, उनको लगा कि ये मौका कैच किया जा सकता है। वो अपने 10 जनपद से निकली और पैदल 12 जनपद रामविलास पासवान के घर गई। वो भी चाहती तो कहती कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो कांग्रेस पार्टी की मुखिया हूं। लेकिन वो गई और वो 200 250 मीटर, ज्यादा पैदल नहीं था वो, 200-250 मीटर जो सोनिया गांधी पैदल चली, इस देश में माहौल बन गया बीजेपी को चुनाव से हारकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को हरा दिया। जो सोनिया गांधी ढंग से हिंदी नहीं बोल पाती थी, भारत के कल्चर को उतना समझ नहीं पाती थी, मंच से बोलते बोलते लड़खड़ा जाती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मजाक उड़ाया करते थे, उन सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता जो जवाहरलाल नेहरू की बोलती बंद कर दिया करते थे, उनको हराकर सत्ता से बाहर कर दिया था। आपको भी इस मुगालते से बाहर निकलना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने सीट नहीं दी, बंगाल के नेताओं के साथ आपने बैठक की, उसमें एक दो नेता थे जो कह रहे थे कि हमें ममता बनर्जी के साथ बातचीत करनी चाहिए। और मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी ने पूछा कि क्या ममता ने कोई सीट ऑफर की है, उन्होंने कहा नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड फाइट। फाइट किससे, ये भी तो पूछिए, फाइट किससे? आज आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की चोरी हो गई है, आज आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। आप फोन उठाते और ममता बनर्जी से सीधे बात करते या सोनिया गांधी की सीधे बात करवा देते, तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती? पहली बार मुख्यमंत्री सोनिया गांधी की वजह से बनी थी 2011 में। आप बिहार में गठबंधन को लेकर बवाल हुआ, आप सीधे लालू यादव से बात करते, सोनिया गांधी की बात करवाते, लालू यादव कभी सोनिया गांधी की बात नहीं टाल सकते। भाई बीजेपी तो हर चीज का उपयोग कर लेती है। आपको याद है हिमाचल में प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया था एक नेता को मनाने के लिए। कोई अपने नेता को मनाने से या गठबंधन के नेता को मनाने से छोटा नहीं हो जाता। नीतीश नायडू के नाराजगी की खबर आती है, तुरंत दिल्ली से कोई ना कोई फोन कर लेता है। प्रधानमंत्री खुद फोन करके हालचाल पूछ लेते हैं। आप गठबंधन के नेता हैं तो आप अगर फोन घुमा लेते तेजस्वी यादव, लालू यादव को या ममता बनर्जी को या अन्य दलों के नेताओं को, तो आप छोटे नहीं हो जाते। आपको नेतृत्व करना होगा, लीड करना होगा। बीमारी आपने पकड़ ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्जरी तो आपको करनी पड़ेगी और उसके लिए तो आपको थोड़ा सा जिगर मजबूत करके चलना पड़ेगा। शिव जी। आवाज शिव जी। ने ये कहा किसका जिगर मजबूत होगा किसका कमजोर होगा ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। मैं तो अभी हिमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अब अगर असम की पुलिस उन्हें पकड़ के लाएगी तो हम खेड़ा को पेड़ा खिलाकर स्वागत करेंगे। उनके बयान से हम चुनाव जीत गए। यही तो अभी हम कह रहे हैं कि अंतिम समय में किसने उन्हें कहा क्या राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी तो पार्टी बर्बाद कर दोगे? ये सवाल कौन पूछेगा पवन खेड़ा से? ये जो आरएसएस के इंटरनल पैक्ट करते हैं, ये तभी एक चर्चा चली कि उन्हें किसी बीजेपी के नेता ने ये प्रपत्र उपलब्ध कराए। तो कौन है वो बीजेपी नेता जिसने पवन खेड़ा को प्रपत्र उपलब्ध कराए? और पवन खेड़ा ने किस पार्टी के बड़े सीनियर लीडर से ये सपोर्ट मांगा कि हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? किस स्थानीय इकाई से संपर्क किया? भैया कांग्रेस कांग्रेस की तरह मत चलाइए, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस की तरह चलाइए।
ये भाजपा कांग्रेस मिक्सर मत कीजिए, कभी वाम पंथ, कभी अकल पंथ, कभी दाम पंथ, कभी राम पंथ, जन क्या क्या घुसे रहते हो इसमें। कांग्रेस को कांग्रेस की तरह चलाइए। जब तक कांग्रेस कांग्रेस की तरह नहीं चलेगी तो ऐसे ही हाल बने रहेंगे। लोग कुछ इससे अन्यथा में लें तो लेते रहें। संतोष जी, बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के लोग आज भी कांग्रेस के कल्चर को स्वीकार करने पे एग्री नहीं है। जब तक वो, आपको मालूम है कि आप अपने घर में रहकर अपने कल्चर को अगर भूल गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपका अपना कल्चर ही आपको आपकी बुलंदियों पर ले जाता है। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, भगवान का नाम लेंगे, फिर अपना भोजन करेंगे, काम पर निकल जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, दोपहर का लंच करने का वक्त मिलता है तो लंच करेंगे, शाम को 5 बजे चाय पिएंगे, फिर अपना कुछ करेंगे। यही सब प्रक्रिया सतत है। और इस सतत प्रक्रिया से जब हम अलग होते हैं तो क्या होता है? दोपहर का लंच नहीं मिला, पेट में गैस बन गई, कल पेट में दर्द हो गया, परसों शाम की चाय नहीं मिली, सर भारी हो गया है, दर्द कर रहा है। मतलब एक प्रक्रिया शारीरिक, यही पार्टियों की भी प्रक्रिया है और इससे वो जूझते नहीं। बिना संगठन के कोई राजनीतिक दल अब बीजेपी को हरा नहीं पाएगा, चाहे वो आज माने, चाहे कल माने, और आने वाले अगले 10 साल बाद माने। फिर चुनाव लड़ने लायक बचोगे नहीं, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये कारपोरेट कल्चर की बीजेपी है। कारपोरेट कल्चर से सादा आदमी को लड़ने में बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, उसे जमीन पर जाकर एक एक आदमी को मैनेज करना पड़ेगा। जब कारपोरेट कल्चर हटेगा तब फिर आप किसी भी तरीके का चुनाव लड़ेंगे तो जीत कर आएंगे। कारपोरेट कल्चर राजनीति से निकलकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम अमेरिका से भारत की तुलना कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 45 वोट पाने वाला सत्ता में और 55 वोट पाने वाला सत्ता से बेदखल है। इस पर आप कब जाएंगे, कब विचार करेंगे? क्योंकि आपका विखंडित है, विखंडित जनादेश में आप फंसे हुए हैं। खंडित जनादेश वाला सत्ता पर काबिज है। तो मैं ये फिर कहूंगा कि राहुल गांधी के सवाल में दम है, जवाब लोगों को मांगना चाहिए, और खास करके सभी विपक्ष को मिलकर चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए कि आप किस हैसियत से चोरी करा रहे हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। संतोष जी, आपने समय दिया, दर्शकों से मैं भी ये पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग चोरी से सांसद और विधायक जिता रहा है? अगर हां तो मुझे लिखें, आपका सपोर्ट चाहिए, और नहीं तो मना लिखिए कि नहीं चुरा रहा है। हम उससे भी सहमत हैं। देखेंगे कितने लोग हां और ना में जवाब देते हैं, हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। अगर ठीक निकला तो वीडियो करेंगे। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।